friends, welcome to Naina classes. This is lecture number 40 and this is a revision lecture of chapter 2. जो आपका chapter 2 है class plus 2 का, that is change in profit sharing ratio of existing partners. उसमें हम क्या क्या करते हैं वो सब कुछ. And I just personally love these revision lectures because जब मैं plus 2 में थी तब मुझे बहुत नीड होती थी कि कोई थोड़े से टाइम में सारे कंसेप्ट एक बारी बस बता दे, सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा दे. सो आई थिंक कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. वॉच द वीडियो टिल एंड, और अगर आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. हर एक कंसेप्ट करेंगे, फटाफट करेंगे. स्पीड मेरी बहुत ज्यादा तेज होने वाली है. अपने आप को बूस्ट अप चार्ज अप कर लो, पानी रख लो साथ में. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन से. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? हमारा एक एग्रीमेंट होता है. सबसे पहले जब हमारी पार्टनरशिप बनती है, ये एग्रीमेंट है. जब हम इसको खत्म करके एक नया एग्रीमेंट बना लेते हैं, ये खत्म क्यों होता है? इसमें कोई चेंज करके एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं तो ओल्ड जो होता है एग्रीमेंट वो खत्म हो जाता है और एक न्यू जो एग्रीमेंट होता है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है. दैट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन. अब जो ये ओल्ड खत्म होना और न्यू एग्जिस्टेंस में आना, ये कब होता है या किन किन रीजंस की वजह से ऐसा होता है? सो रीजंस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है? सबसे पहला है कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो गई है. ठीक है. उसके बाद है हमारा एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, या फिर डेथ हो रही है, रिटायरमेंट है, या फिर एमलगमेशन है. सो दीज आर द रीजंस कि जिनकी वजह से हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है. अब जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 वो है इसके ऊपर पूरा का पूरा. अगला चैप्टर है इसके ऊपर, फिर उससे नेक्स्ट है इन दोनों के ऊपर. ये आपके सिलेबस में है नहीं. ठीक है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है कि मान लो पहले 2:3 थी, अब 4:1 हो गई है. ठीक, ऐसे चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. एक गेनर होगा, एक सेक्रीफाइजर होगा. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सेक्रीफाइजिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो हमने पढ़ लिया सब कुछ वैसे तो. फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, है ना. फिर उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है हमारा. उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है. उसके बाद लास्ट क्या है हमारा? एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल. अच्छा, एक बात सुनो सारे के सारे, जिन्होंने मेरी इससे पिछले वाली वीडियो देखी है उसमें मुझे ये वाला कंसेप्ट भी कवर करना था, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, बट मैं भूल गई वो कवर करना. सो आज की वीडियो में मैं आपको ये कंसेप्ट भी कराऊंगी और इसका जो टाइम पीरियड है आप देख सकते हो स्क्रीन पे. ओके. सो जिसको सिर्फ यही कंसेप्ट समझना है वो सबको स्किप करके डायरेक्ट यही कंसेप्ट समझ ले, नो इश्यूज. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इससे. ठीक, सबसे पहले समझेंगे सेक्रीफाइजिंग एंड गेनिंग रेशियो. क्या होता है सेक्रीफाइजिंग रेशियो? देखो मैंने आपको बताया जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो कोई गेनर होगा, कोई सेक्रीफाइजर होगा, राइट. तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि किसने कितना पार्ट सेक्रीफाइस किया, उसकी रेशियो. ठीक है. सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो. SON इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस. उसके बाद गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड. डन. चलो, आपको सेक्रीफाइसिंग निकालनी है या गेनिंग निकालनी है, आपकी मर्जी है. वैसे ज्यादातर कौन सी यूज होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज होती है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब आपने फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आया प्लस में, दैट इज उस पर्सन ने सेक्रीफाइस किया है. अगर आपका आंसर आया माइनस में, दैट इज उस पर्सन ने गेन किया. कब? जब आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है. ऐसे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है तो प्लस आए तो गेन, माइनस आए तो सेक्रीफाइस. नेक्स्ट इज गुडविल. गुडविल मतलब वैल्यू ऑफ रेपुटेशन. जो आपकी रेपुटेशन है, जो आपका गुड नेम है मार्केट में, है ना, उसकी जो वैल्यू है, उसकी वजह से हमें क्या होते हैं? एक्सेस प्रॉफिट्स होते हैं. हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो हाइयर होते हैं इन कंपेरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट्स. डन. इसके बाद जो गुडविल है उसका जो नेचर है वो क्या होता है? एक इंटेंजिबल एसेट का. ये फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है. कौन सी एसेट होती है? इंटेंजिबल, जिसको हम क्या नहीं कर सकते? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. सो हम इसको टच नहीं कर सकते, हम इसको देख नहीं सकते, बट हम इसको फील कर सकते हैं और इसकी एक अच्छी खासी वैल्यू होती है. ये नहीं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है. ओके. और जब एंटायर बिजनेस सोल्ड आउट हो जाता है तब हम इसको प्रॉपर वैल्यू दे सकते हैं. अब जो गुडविल होती है वो 2 टाइप्स की होती है. एक होती है परचेज, एक होती है सेल्फ जनरेटेड. जो परचेज गुडविल होती है वो तो हमारी बुक्स में शो होती है और जो सेल्फ जनरेटेड होती है वो शो नहीं होती है. और जब इसकी वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइज्ड. क्या बोलते हैं? अमोर्टाइज्ड. ठीक है. और इसके बाद जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं गुडविल के, वो क्या होते हैं कि बिजनेस कौन सी लोकेशन पे है, कितने टाइम पीरियड से चल रहा है. टाइम पीरियड ज्यादा चल रहा है तो फिर उसकी गुडविल अच्छी होगी. ट्रेंड क्या है प्रॉफिट का, प्रॉफिट्स ऊपर जा रहे हैं तो गुडविल भी अच्छी होगी. ठीक है. मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं तो अच्छी होगी. फ्यूचर कंपटीशन कम है, हमें पता है कि हमारे पास लाइसेंस है तो अच्छी होगी हमारी गुडविल. ठीक.
तो ये सब फैक्टर्स हैं बहुत सारे जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। अब जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें गुडविल को वैल्यू देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद कंपनसेट करना पड़ता है पार्टनर्स को एक दूसरे को, ठीक है। तो वो गुडविल के अमाउंट से कंपनसेशन करते हैं। तो हमें मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आने चाहिए। अब हमारे पास 3 मेथड्स हैं। अब हम वो तीनों मेथड्स के फॉर्मूले देखते हैं फटाफट क्या है। 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इस बात से जज मत करना कि इतनी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है। मेरा काम है टाइम सेव करना और रिवीजन कराना जल्दी से जल्दी टाइम में। चलो देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2 है, सिंपल है एक और एक क्या है, वेटेड है, ठीक। तो सिंपल मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला है हमारा, एवरेज प्रॉफिट का बता रही हूँ, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। कितने सालों के लिए ये जो एवरेज प्रॉफिट है हमें अक्कर होता रहेगा फ्यूचर में, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, आपको पता है क्या करेंगे? जो भी हमें प्रॉफिट दे रखे होंगे सबको टोटल करेंगे और अपॉन कर देंगे जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट होंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट्स। डन। इसके बाद जो ये टोटल प्रॉफिट्स लेने हैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होती है हमारी, जैसे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और हमारी इनकम फ्रॉम आउटसाइड। इनकम फ्रॉम आउटसाइड माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है। जो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, लॉस है ये हमारा, हमने पहले माइनस कर रखा होगा, हर साल तो होना नहीं तो ऐड कर देंगे। और एबनॉर्मल प्रॉफिट पहले ऐड कर रखा होगा, हर साल नहीं होगा, ये माइनस कर देंगे। इन सबको कंसिडर करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट्स आएंगे उसके बाद एवरेज प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा, गुडविल हमारी यहाँ से निकलेगी। डन। इसके बाद आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट हो जाता है। प्रॉफिट की जगह क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। नंबर ऑफ ईयर्स की जगह क्या आता है, टोटल वेट्स, जितना भी वेट्स दे रखे होते हैं। अब वेट्स क्यों दे रखे होते हैं कि इस ईयर को हमने ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। जैसे मैं 2020 का अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, गुडविल, तो मैं 2019 को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी, 2018 को ज्यादा दूंगी, इसलिए हमें वेट से साइन करने पड़ते हैं ताकि हम इनको ज्यादा प्रेफरेंस दे सकें। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट वहीं पे यूज होता है जहां पर या तो कंसिस्टेंटली राइज हो रहा हो प्रॉफिट या फिर कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा हो, मतलब कॉन्टिन्यूसली या तो राइज हो रहा हो या फिर फॉल हो रहा हो, वहां पे यूज होता है। इसके बाद हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो कैसे निकलेगा। टोटल प्रोडक्ट्स के लिए आप क्या करोगे, आपको जो प्रॉफिट्स आएगा ये प्रॉफिट्स होएगा आफ्टर एडजस्टमेंट। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में कुछ लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, कुछ भी करना है, कुछ दे रखा है, उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट्स लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे उसको किसके साथ, वेट्स के साथ, इज इक्वल टू आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ से टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको इस टेबल में और यहाँ पे टोटल वेट्स मिल जाएंगे। ये टोटल प्रोडक्ट, ये टोटल वेट्स, यहाँ पे पुट करोगे ये आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल आ जाएगी। समझ आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब पढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स का मतलब होता है एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जो नॉर्मली उस कंडीशन में कमाए जा सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जो हमारी फर्म ने कमा ली है। अगर हमारे प्रॉफिट्स इससे ज्यादा हैं तो मतलब हम क्या कमा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के केस में फिर गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस वही करना है, एवरेज प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट से रिप्लेस कर दो। सुपर प्रॉफिट इनटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये गिवन होगा, ये आप फाइंड आउट कर लोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इज इट क्लियर। अब बात आती है एवरेज प्रॉफिट, तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अब जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे निकलेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको करना है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। 1 लाख कैपिटल दे रखे, 10% के ऊपर 10,000 रुपये आपके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालने हैं, एनआरआर तो गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड या तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या फिर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं कैपिटल सारे पार्टनर्स की, उनके करंट अकाउंट्स भी ऐड कर दोगे इसके अंदर और उनके रिजर्व्स ऐड कर दोगे, ठीक है। करंट अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, बस कैपिटल और रिजर्व्स ऐड कर दोगे, ठीक। इसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं, अगर नेट एसेट्स गिवन है तो ये इसका दूसरा नाम है। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड, नेट एसेट्स, ठीक है, और ओनर्स इक्विटी, ये सारे इसके नाम है। अगर ये दे रखा है तो मतलब आपको सीधा यहाँ पे पुट करना है। डन। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आ गया। तो जब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो अब आप सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। तो ये वाला मेथड भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके आगे 2 मेथड्स हैं, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स में देखो क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स निकालनी है। पहले क्या करना है आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है।
पहले आपको निकालनी है एवरेज प्रॉफिट कमाने में कितनी कैपिटल लगी, उसमें से माइनस करना है जो आपने कैपिटल लगाई है। इन एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगती है और आपने कितनी लगाई है, उन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, आपकी गुडविल आ जाएगी। अब ये मैंने आपको अभी बताया कैसे निकालते हैं, और जो ये है ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू अपोजिट कर देंगे। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं इसका इतने % ये है, अभी नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, इसको उठा के रेसिप्रोकल करके इस तरफ लिख देंगे तो क्या आएगा, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालने आते हैं, एनआरआर आपको गिवन होगी तो आप ये निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप ये फाइंड आउट करोगे, यहाँ पुट करोगे, ये निकालना सिखा दिया तो गुडविल आ जाएगी। देन इसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। क्या आता है, सुपर प्रॉफिट्स। बहुत ही इजी मेथड है वो, आपको सुपर प्रॉफिट्स निकालने आगे कैसे निकाल लोगे, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इज इट डन? इसके बाद आपको गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए आप क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट इनटू क्या करोगे, अभी जैसे हमने किया, यहाँ पे कंसेप्ट क्या लग रहा है कि सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगी है। तो कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, नीचे इसका क्या लिखोगे, रेट, ऊपर क्या लिखोगे, 100। ठीक, तो ये 100 अपॉन एनआरआर करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। चलो, अब हमें तीनों मेथड्स क्लियर हो गए। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल, जो भी ट्रीटमेंट है हमारा गुडविल का वो सीखेंगे। क्या होता है जब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। अब हमें वैल्यू निकालनी आ गई, आपको गुडविल गिवन होगी, राइट। गुडविल आपको गिवन है, मान लो 10,000 गिवन है। आपको क्या करना है, सिर्फ सेक्रीफाइस और गेन निकालना है कि किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है, किसको गेन हुआ है। क्या फॉर्मूला लगाओगे इसके लिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। अगर प्लस में आया तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा के, अगर माइनस में आया तो गेन, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस। निकाल लोगे अमाउंट, मान लो यहाँ पे आ गया 1/5, यहाँ पे भी आ गया 1/5, तो इसका 1/5 करके कितना आएगा, 2000। तो ये ए है, ये बी है, तो एंट्री होती है गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइसर। क्या एंट्री होती है, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइसर। गेनर कौन है, बी। गेनर कौन है, बी, ये है ना, जी, ये गेनर है। तो क्या हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 2000 रुपये। क्यों आएगा, क्योंकि ये गुडविल का 1/5 है। ठीक है, ये निकाल लोगे ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू। मैं रिवाइज करा रही हूँ, याद रखना, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइसर। तो आपको ये वाली एंट्री याद रखनी है, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइसर। क्या एंट्री याद रखनी है, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइसर। ठीक है, अब हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब देखो, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। पहला केस है कि आपने ट्रांसफर करना है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इनको ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इस केस में क्या होगा, ट्रांसफर की एंट्री होगी हमारी बैलेंस शीट में। इस साइड हमें क्या दिए होते हैं, जो भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ये सब हमारे लिए एक तरह से रिजर्व्स हैं, हमारे प्रॉफिट्स का पार्ट है। तो ये जो पार्टनर्स को मिलते हैं तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है। इस साइड कुछ दे रखा होगा तो वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर P&L का डेबिट बैलेंस होगा, तो ये पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। ये एक तरह से लॉस हो गया। ठीक है, इसी तरह हम इसको ट्रांसफर करने की एंट्री में आपको बताती हूँ। इस तरफ जो भी होगा, इस तरफ क्या हो सकता है, P&L अकाउंट। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा तो P&L क्रेडिट बैलेंस होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो सकता है, कोई रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व वगैरह कुछ दे रखा होगा। इन सबको उठा के क्या कर दोगे आप, डेबिट डेबिट डेबिट। ठीक, डेबिट कर दिया। टू किसको दे दोगे, जो भी पार्टनर्स हैं उन सबको दे दोगे। ठीक है, उन सबको दोगे किस रेशो में दोगे, ओल्ड रेशो में। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेन याद रखना है वो क्या है, ओल्ड रेशो। और मैंने आपको बता दिया ये 2 क्यों हो रही है, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रही है और ये सब रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। क्रेडिट बैलेंस है तो उनको क्या कर दो, डेबिट कर दो। उसके बाद यहाँ पर जो होंगे उनके डेबिट बैलेंस होंगे, उनको रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो इन सबको क्रेडिट कर दो। टू जो भी आपका है P&L का अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है वो कर दो। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है वो कर दो, जो भी दे रखा है। ठीक है, और जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। डन। इसको भी किस में करोगे, ओल्ड रेशो में। बस ये याद रखना कि सब कुछ ओल्ड रेशो में ही जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा कमाया हुआ या फिर जो लॉस है वो क्या है, ओल्ड रेशो में। जो भी यहाँ नेट आएगा उसको ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना, दैट्स इट। एक तो हो गया ट्रांसफर करना है, तुम्हें एग्जैक्ट दे रखा है। एक हो गया कि नहीं ट्रांसफर करना है, ये भी दे रखा है। एक हो गया कि कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा तब भी यही करना है। क्या बोल रही हूं मैं, अगर नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन की रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है या नहीं करना, तो मतलब तुमने करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मेथड फॉलो होगा। समझ आ गया क्या करना है, इन सबको डेबिट, इनको क्रेडिट और अपना ओल्ड रेशो में बांट देना। ठीक है, अब ये वाला मेथड देखते हैं।
देखो इस वाले मेथड में जैसे गुडविल में की थी ना एंट्री गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर, वही होने वाली है। ठीक है, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर होगा, जो पार्टनर गेनर है उसको डेबिट कर दो उसकी कैपिटल को, और जो सेक्रीफाइजर है उसको क्रेडिट कर दो। अब इसमें आपको पहले अमाउंट निकालना है। रिजर्व्स जैसे जिनकी क्रेडिट बैलेंस है उनको प्लस करते जाओगे क्योंकि वो पार्टनर को मिल रहे हैं। ठीक है, रिजर्व्स है और P&L है क्रेडिट वाला। ठीक है, और उसमें से माइनस कर दोगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट है, P&L है, डेबिट बैलेंस, इन सबको माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा उसको क्या करना है, उसमें जैसे आपका सेक्रीफाइस और गेन आया 1/5 एंड 1/5 ही आया फिर से। ठीक है, तो उस अमाउंट का 1/5 निकाल के यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे डालोगे, डन हो गया। बस इतना ही करना है। और इस केस में बैलेंस शीट में इनके अमाउंट को हाथ भी मत लगाना, रिजर्व एज इट इज डालना। जो भी चीजें आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो बैलेंस शीट में एज इट इज शो होंगी। आई होप सो इट इज क्लियर। आपको क्या याद रखना है, इस केस में ट्रांसफर करना है तो उनको रिटर्न ऑफ करना है, इस केस में कंपनसेटिंग एंट्री करनी है, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। ये क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है, सब कुछ बता रखा है। अगर नथिंग गिवन है तो ये वाला केस फॉलो होगा, ये वाला केस फॉलो होगा। डन। हाँ जी, तो नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो ये दोनों बनाए जाते हैं, इसके अगेंस्ट क्लेम आ सकता है ना, क्लेम आ गया, और इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू मार्केट में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सारे केसेस नहीं बता रही हूँ, अलग अलग वीडियो इन दोनों की बनी पड़ी है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कौन सा मेन अकाउंट इफेक्ट होगा। अगर जो क्लेम आ गया इसके अगेंस्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, और जितने का क्लेम आया है तो कर देंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, उसको क्रेडिट करके उसमें डाल देंगे। मान लो ये 50,000 है और क्रेडिट में जो क्लेम आया है वो 20,000 है, तो जो बाकी बचेगा उसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ओल्ड रेशो मान लो कितनी थी, 1:1 थी, तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल करके उसमें बांट दिया ओल्ड रेशो में। डन। और अगर मान लो ये इक्वल है तो 50-50 चला जाएगा, और अगर मान लो ज्यादा है तब क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्ले में आएगा। यहाँ पे लिख देंगे रिवैल्यूएशन डेबिट, जितना भी ज्यादा, मान लो 70 है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये अकाउंट इफेक्ट होता है। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन आया इसको भी पार्टनर्स को दे देंगे, किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये डेबिट है, ये लॉस है, तो क्या होएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और ए और बी क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि उनको क्या हो रहा है, लॉस बियर करना पड़ रहा है। ये भी किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। डन। बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, एक हमारी क्या होती है, बुक वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। ठीक है, जब हमारी जो बुक वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की वो कम रह जाती है, मतलब मार्केट वैल्यू है तो ज्यादा हो जाती है, या फिर मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, बुक वैल्यू ज्यादा होती है, कुछ भी केस हो सकता है। जब हमारी मार्केट वैल्यू कम होती है तब हमें लॉस हो जाता है, तो हमें जैसे इसमें प्रोविजन बनाते हैं उसमें हम इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हुई है वो यहां से रिकवर करते हैं। ठीक, जो एंट्री है वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, ये तो डेबिट ही होएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट। इतने से इसकी वैल्यू घटी, मान लो ये 50,000 है और जो वैल्यू घटी है वो 20,000 से घटी है, तो इसमें डाल लेंगे और बाकी पार्टनर्स को बांट देंगे। बस इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पे, वहां पे प्रोविजन है, यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। इसके बाद अगर वैल्यू ज्यादा घट जाती है तो यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ 70 से कम हो जाएगी और ये पार्टनर्स को बट जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होने का मतलब क्या, प्रॉफिट हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, तो क्या होता है कि जो ये है ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तो पूरा का पूरा पार्टनर्स को बट ही जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है इंक्रीज होने से। जो इंक्रीज होने में आएगा ना इफेक्ट, वो किस चीज में आएगा, रिवैल्यूएशन में आएगा। रिवैल्यूएशन को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, किसकी वजह से हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट की वजह से। इन्वेस्टमेंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, राइट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। अब क्रेडिट है, ये प्रॉफिट है तो ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये मैं अलग अलग पॉइंट करा रही हूँ। ये है जब मार्केट वैल्यू हमारी कम है, ये है जब मार्केट वैल्यू हमारी ज्यादा है। पूरा का पूरा फंड बांट दोगे, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ जाएगा, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डन। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया। बेटा ये मैंने रिवाइज कराया है, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आया, खिचड़ी बन गई है, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आप वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया। यहाँ पे बस मैंने आपको याद करवाया है कि यहाँ पे प्रोविजन आता है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है, रिवैल्यूएशन को ऐसे यूज करते हैं। सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम पहुंच गया लास्ट कंसेप्ट के ऊपर, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इस केस में भी क्या होता है, हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं, या तो हम रिवाइज वैल्यू को शो करेंगे या फिर हम शो नहीं करेंगे, राइट। यही होता है। जब रिवाइज वैल्यू को शो करेंगे तो हम बनाएंगे सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हमारा पीसीए आता है, उसके बाद हमारी क्या आती है, बैलेंस शीट। और जो बैलेंस शीट आती है उसमें क्या होती है, न्यू मतलब जो रिवाइज्ड वैल्यूज होती हैं उनको शो करते हैं। और जो ये होता है इसके अंदर हमारी बनती है वर्किंग, राइट, मतलब वर्किंग्स बना लेते हैं हम। उसके बाद हमारी क्या,
गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर एंट्री पास होती है, ठीक है। इसमें भी वही होता है, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर कंपनसेशन एंट्री होती है, और जो बैलेंस शीट बनती है ना वो क्या बनती है, अनइफेक्टेड बनती है। अनइफेक्टेड का मतलब क्या होता है, इसमें जो वैल्यूज हैं वो रिवाइज नहीं की जाती, एज इट इज पुरानी वैल्यूज दिखा देता है। जो चेंज आता है वो सिर्फ किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है, जिसकी हमने ये एंट्री पास की है, बस, ठीक है। तो इसलिए इसमें रिवैल्यूएशन बनता है, पीसीए बनता है और ये बनता है। ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ रिवैल्यूएशन कैसे बनाते हैं। हाँ जी, जो रिवैल्यूएशन होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन में भी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन, एसेट कम लॉस है, लायबिलिटी ज्यादा, ठीक है, लॉस है इस साइड आएगा, एसेट ज्यादा लायबिलिटी कम इस साइड आएगा। देन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इस साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट इस साइड, प्रॉफिट का बैलेंस इस साइड, लॉस का बैलेंस इस साइड। डन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में बांट देंगे और इस लॉस को भी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। जो भी केस होगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी ओल्ड रेशो में बांट के काम खत्म। इसके बाद हम बनाएंगे अपना पीसीए, ठीक। पीसीए में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। डन। बैलेंस लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। इसके बाद हमारा जहां जहां पे कैपिटल अकाउंट आया इससे पहले, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इधर, अगर लॉस है तो इधर, सारे पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद अगर हमारी कंपनसेशन एंट्री हुई है वो पास करेंगे, ठीक है। कंपनसेशन एंट्री मैंने बहुत ही अच्छे से इससे पहले वाली वीडियो में पास करनी सिखाई है, तो आप वहां से देख लेना, बहुत ही इजी वे है। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, बाय और टू अगर लिखा हुआ है इंक्रीज्ड बाय 5000 या डिक्रीज्ड बाय 5000, तो मतलब इतनी वैल्यू का चेंज आया। अगर लिखा हुआ है स्टॉक इज वैल्यूड एट या इंक्रीज्ड टू दिस, एट या टू दे रखा हो तो मतलब अब उसकी वैल्यू 50,000 हो चुकी है, और बाय दे रखा है तो उसकी 50,000 से कम हुई है या बढ़ी है, ठीक है। इससे ये चेंज हुई है और यहाँ पर इस तक आ गई है या फिर इतनी हो गई है, फाइन। अगर कोई एडजस्टमेंट ऐसे दे रखी है तो आप इस हिसाब से देख लेना। अब जो लास्ट पॉइंट रह गया वो है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल वाला, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था, अब मैं आपको वो चीज डिटेल में कराने वाली हूँ। कंसेप्ट का नाम है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी कैपिटल है, बिजनेस में है, उनकी जो कैपिटल है उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से चेंज कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो इनकी कैपिटल है उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से लेके आनी है, या तो वो कैपिटल वापस लेके जाएंगे या फिर बिजनेस में लेके आएंगे। दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो विड्रॉ करेंगे या फिर वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमने निकालना होता है कि कितनी कैपिटल लेके आए, कितनी कैपिटल हम उनको वापस करें, कि उनकी जो कैपिटल है वो किस में हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए, या कुछ भी उन्होंने दे रखा हो कि कैसे एडजस्ट करना है। तो इसमें दो चीजें होती है, एक होती है एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये वो कैपिटल है जो एट प्रेजेंट पार्टनर्स की बिजनेस में है। उसके बाद रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड कैपिटल क्या होता है, ये वो कैपिटल है जो हमें चाहिए कि इतनी होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आता है इसका नेट इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो बैलेंस, या जो भी जो आपको सही लगे, नेट इफेक्ट बोल लो। ऐसे हमारे मान लो दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, फाइन। एग्जिस्टिंग कैपिटल इसकी है 1 लाख, ए की होगी 1 लाख, और बी की जो कैपिटल है वो कितनी है, 2 लाख, ठीक। ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स वगैरह जो भी करनी है उसके बाद आई है, मतलब जो आपका बैलेंस, जो पीसीए है उसका जो बैलेंस है वो आई है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो एडजस्टमेंट है वो ये है कि इस कैपिटल को अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दो। इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल, क्या है, इक्वल। इन दोनों का पहले टोटल करेंगे, कितना आएगा, 3 लाख। 3 लाख को अगर मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दूं, दैट इज इक्वल, तो कितना आएगा, 1,50,000, राइट। 1,50,000 इसकी होनी चाहिए और 1,50,000 इसकी होनी चाहिए। इज इट करेक्ट, ऑफ कोर्स। डन। अब हमें क्या कंक्लूजन मिला कि इसकी कैपिटल तो 50,000 कम है, तो ये घर से लेकर आएगा। हमें चाहिए कितनी, रिक्वायर्ड कितनी है इसकी, 1,50,000, और है कितनी, 1 लाख। तो जो ये 50,000 है ये ऐड होगी, ये क्या होगी, ऐड होगी। और इसकी कितनी है, 2 लाख एग्जिस्टिंग, और चाहिए कितनी, 1,50,000। तो ये जो 50,000 है ये क्या होगी, माइनस होगी, क्या होगी, माइनस। मतलब ये करेगा विड्रॉ, फाइन, और ये करेगा ऐड, मतलब एडिशनल कैपिटल आएगी। तो आपको जो है उसमें क्या करना है, बैंक के थ्रू आप इसकी एंट्री कर दोगे, ठीक है। क्या होएगा इस केस में,
इस केस में क्या होगा, इसकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, एज के थ्रू आएंगे, ए की कैपिटल के थ्रू बढ़ जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसको हम रिटर्न कर देंगे। इस केस में क्या हो जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने इसकी कैपिटल को कम करना है और ये एक तरह से घर लेके जा रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। डन, ये एंट्री हो जाएगी। तो एडजस्टमेंट दे रखे हो तो आपने ऐसे करना है। अब आपका एक क्वेश्चन है, उसमें ये दे रखा है कि जो एडजस्टमेंट्स है ना उनको अकॉर्डिंग टू करंट अकाउंट्स पास करो, है ना, विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट, ओपनिंग द करंट अकाउंट, ऐसे कुछ स्टेटमेंट है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 35 और 33। इन दोनों इलस्ट्रेशंस में करंट अकाउंट दे रखा है, तो उस केस में आप यहाँ पे लिख दोगे कि ये करंट अकाउंट है, ठीक है, ये बैलेंस हम करंट अकाउंट में डालेंगे। और जब उसको एडिशनल कैपिटल लानी होगी तो आप यहाँ पर करंट अकाउंट को कर दोगे डेबिट, ठीक, और जब वो घर लेके जाएगा, मतलब विड्रॉ करना है, तो आप करंट अकाउंट को कर दोगे क्रेडिट। क्यों कर रहे हैं हम ये, करंट अकाउंट डेबिट साइड आएगा 50,000 के अमाउंट के साथ। इसका मतलब क्या है कि ये इसका डेबिट बैलेंस है, इसको ये घर से लेके आना है। डेबिट बैलेंस कब होता है कैपिटल का, जब वो कम होती है, तो करंट अकाउंट के थ्रू पास करना है और इसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाएंगे। और जो ये क्रेडिट बैलेंस है, करंट अकाउंट का जो ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले एग्जिस्टिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, ठीक है, फिर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट करनी है, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर जो आएगी उनको माइनस करके ये देखना है वो एडिशनल लेके आएगा या फिर विड्रॉ कराएगा। अगर वो एडिशनल लेके आएगा तो अगर बैंक है तो मैंने बताया कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर वो विड्रॉ करेगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। बट आपके जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, जो चैप्टर 2 के हैं, ये कंसेप्ट एडमिशन में बहुत ही ज्यादा डिटेल में आने वाला है, वहां पर अच्छे से करेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए बस इतना समझ लो, चैप्टर 2 के हिसाब से, करंट अकाउंट के हिसाब से करना है आपको सब कुछ। तो एडिशनल कैपिटल आएगी तो डेबिट कर देना करंट अकाउंट को, और अगर वो विड्रॉ कर रहा होगा तो क्या कर देना, क्रेडिट कर देना करंट अकाउंट को, कि करंट अकाउंट में बाकी बैलेंस चला गया, इसकी अपनी कैपिटल में कितना पड़ा, 1,50,000, और बाकी बैलेंस किस में डाल दिया, करंट अकाउंट में। इसकी अपनी कैपिटल में 1,50,000 कर दिया, तो जो 50,000 है वो करंट अकाउंट के आ जाएगा। करंट अकाउंट से आएगा कैसे, उसको हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। तो ये एसेट साइड आएगा, क्योंकि ये हमारी एसेट बन गई कि फ्यूचर में इसके करंट अकाउंट से हमें मिलने वाला है। फाइन, तो ये हो गया करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का सारा कंसेप्ट, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं कैपिटल अकाउंट में। आई होप सो आपको इस लेक्चर में ये क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज डू कमेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि रिवीजन वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज मुझे बताना जरूर। अगर आपको लगता है कि नहीं, इतनी जल्दी जल्दी में हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, हमें नहीं फायदा हो रहा इसका, तो भी मुझे बताना। एटलीस्ट मैं उसके हिसाब से मोल्ड करूंगी, बनानी है या नहीं बनानी, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छी लगती है इसलिए मैं बना रही हूँ, दैट्स इट। ओके, आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती मुझे बताना जरूर, ताकि मैं उसमें चेंजेस कर सकूं, ठीक। अगर नहीं बताओगे तो मैं चेंजेस कैसे करूंगी। सो इम्प्रूवमेंट के लिए बताना जरूरी होता है, आपका रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज डू कमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।